नमस्कार। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री। टॉपिक है कछवा वंश आमेर जयपुर। कछवा वंश कछवा अपनी उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार कुर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये कुर्म वंशीय कहलाने लगे और साधारण भाषा में उन्हें कछवा कहा जाने लगा। कुश की संतति होने से कुशवा और बाद में कछवाहा कहलाने लगे। डॉक्टर ओझा की मान्यता है कि इनका मूल पुरुष कछवाहा था, जिससे इन्हें कछवा कहा जाने लगा। राजस्थान में ढूंढान प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कछवाहों को मीणों तथा बड़गुजरों से संघर्ष करना पड़ा और इनकी प्रथम राजधानी दौसा रही। जमवाव रामगढ़ दूसरी, आमेर तीसरी व जयपुर कछवाहों की चौथी राजधानी थी। कछवा प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे। 1137 ईस्वी में दूल्हे राय ने बड़े बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढान में नवीन राज्य स्थापित किया। दूल्हे राय ने चंबा रामगढ़ में मीणों को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया। 1207 विक्रम संवत में कोकिल देव ने मीणों को परास्त कर आमेर को अपनी राजधानी बनाया और उसने यादवों से मेड़ व बैराट जीते। इसी वंश के नरु से नरुका व शेखा से शेखावत शाखाएं निकली। जिस भाग में शेखा ने राज्य स्थापित किया वह शेखावटी नाम से प्रसिद्ध हुआ। कछवाहा राजवंश राजदेव ने आमेर में प्रसिद्ध कदमी महलों का निर्माण करवाया, जिनमें बनी छतरी में कछवाहा शासकों का राज तिलक होता था। पंचवन देव इस वंश का शक्तिशाली शासक था। ख्यातों के अनुसार उसके पश्चात क्रमशः मलय सिंह, बिजल देव, राजदेव, किल्हण, कुंतल, जूणसी, उदयकरण, नरसिंह, बनवीर, उद्धरण व चंद्रसेन शासक हुए। चंद्रसेन का उत्तराधिकारी पृथ्वीराज 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की ओर से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। पूर्णमल 1527 से 1534 ईस्वी यह पृथ्वीराज का छोटा पुत्र था। इसकी माता बालाबाई बीकानेर के राव लूणकरण की पुत्री थी, जिसने इसे गद्दी पर बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भीमदेव 1534 से 1537 ईस्वी यह पृथ्वीराज का बड़ा पुत्र था, जिसने पूर्णमल की शिखरगढ़ के युद्ध में मृत्यु के बाद आमेर की गद्दी प्राप्त की। रतन सिंह 1537 से 1548 ईस्वी यह कमजोर शासक था। इसके शासनकाल का सभी कार्य तेजसी रायमलोत देखता था। इसने शेरशाह की अधीनता स्वीकार की। रतन सिंह के शासनकाल में इसके चाचा सांगानेर बसाया। सांगा ने आमेर लेने का प्रयास किया मगर असफल रहा। इसके छोटे भाई आस्करण ने जहर देकर इसकी हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया, मगर कुछ समय पश्चात ही भारमल ने आस्करण को पदच्युत कर दिया और आमेर का शासक बन गया। भारमल 1548 से 1574 ईस्वी भारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक था। कहा जाता है कि मजनू खां नामक व्यक्ति ने दिसंबर 1556 ईस्वी में अकबर और भारमल की मित्रता करवाई थी। अकबर जनवरी 1562 में अजमेर की यात्रा पर आया। अजमेर से वापस लौटते समय सांबर में भारमल ने 1562 में अपनी पुत्री हरकूबाई शाहीबाई मानमती का विवाह अकबर के साथ किया। जहांगीर इसी हरकूबाई का पुत्र था। इस प्रकार यह मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत शासक था। 20 जनवरी 1562 को सांबर में ही अपने पुत्र भगवान दास और पौत्र मानसिंह सहित इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने भारमल को 5000 का मनसब, अमीर उल अमरा तथा राजा की उपाधि दी। भगवंत दास 1589 ईस्वी भारमल की मृत्यु के बाद अकबर ने भगवंत दास को टीका भिजवाया तथा उसे 5000 का मनसब एवं अमीर उल उमरा की पदवी दी। यह कुंवर और शासक दोनों रूपों में मुगलों की सेवा में रहा। इसने 1585 ईस्वी में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया। खुसरो मानबाई से उत्पन्न जहांगीर का पुत्र था। मानबाई ने 1604 ईस्वी में खुसरो के पितृद्रोही व्यवहार से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। इसने 1583 से
1589 ईस्वी तक पंजाब के सूबेदार के रूप में काम किया। 1589 में लाहौर में भगवंत दास की मृत्यु हुई। मानसिंह 1589 से 1614 ईस्वी, मानसिंह 1562 ईस्वी में ही मुगल सेना सेवा में सम्मिलित हो गया। इसने अकबर एवं जहांगीर, दो मुगल सम्राटों की सेवा की। अकबर के रणथंभौर अभियान में 1569 ईस्वी सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता से कार्य करवाने में भी भूमिका निभाई। गुजरात अभियान के दौरान 1573 ईस्वी में मानसिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर गया। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व किया। यह अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित था। अकबर ने इसे फरजंद, बेटा की उपाधि व 7,000 का मनसब दिया। मानसिंह ने काबुल, बंगाल, बिहार आदि के सूबेदार के रूप में कार्य किया तथा काबुल में रोशनाइयों के विद्रोह का दमन किया। मानसिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। इसने बिहार में मानपुर और बंगाल में अकबरपुर राजमहल की स्थापना की तथा रोहतासगढ़, बिहार के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। मानसिंह ने बंगाल के शासक केदारनाथ को परास्त करके बंगाल से शीला देवी की मूर्ति लाकर उसे आमेर में प्रतिष्ठापित करवाया। मानसिंह के पुत्र जगत सिंह की बंगाल अभियान के दौरान मृत्यु होने पर उसकी माता कंका देवी ने जगत सिंह की स्मृति में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर की मूर्ति मानसिंह चित्तौड़ के मीरा मंदिर से लाए थे। मानसिंह 1607 ईस्वी तक बंगाल का सूबेदार रहा और इसी मध्य 1597 ईस्वी में उसे अजमेर से भी नियुक्त किया गया। मगर बंगाल में विद्रोही के शक्तिशाली होने पर 1601 ईस्वी में उसे पुनः बंगाल भेजा गया। मार्च 1605 में अकबर के बीमार होने पर वह आगरा आया और जहांगीर के राज्याभिषेक के बाद पुनः बंगाल चला गया। 1607 में जहांगीर ने उसे दक्षिण में नियुक्त किया। संत दादू दयाल का मानसिंह के दरबार में आना जाना था। मानसिंह की मृत्यु 6 जुलाई 1614 में इलिचपुर में हुई और इसकी छतरी हाड़ीपुर आमेर में बनी हुई है। मानसिंह के बाद भाव सिंह 1614-1620 आमेर का शासक बना। मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 ईस्वी, 10 वर्ष की आयु में 1621 ईस्वी में जयसिंह आमेर का शासक बना। इसे 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। इसकी दूरदर्शिता, वीरता और योग्यता का परिणाम था कि आमेर राज्य उच्च राज्यों की श्रेणी में आ गया। गद्दी पर बैठते ही जहांगीर ने जयसिंह को 3000 जात व 1500 सवारों का मनसब प्रदान किया। 1623 ईस्वी में इसे मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में भेजा गया, जहां इसने अद्भुत साहस और वीरता का परिचय दिया। शाहजहां ने इसको 4000 का मनसब प्रदान किया। 1629 ईस्वी में इसने उत्तर पश्चिमी सीमांत में उज्बेकों और 1630 ईस्वी में खाने जहां लोदी के विद्रोह को दबाया। 1636 ईस्वी में शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा को दबाने दक्षिण गया। वहां उसने अपनी वीरता से शाहजहां को प्रसन्न कर दिया। फलस्वरूप इसका मनसब 5000 कर दिया गया। 1637 ईस्वी में जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी देकर सूजा के साथ कंधार भेजा गया। 1647 ईस्वी में मध्य एशियाई अभियान में भी जयसिंह को महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया। 1651 ईस्वी में उसे कंधार अभियान पर भेजा गया और इसने अग्रभाग में रहकर मुगल सेना का संचालन किया। इसे काबुल की सूबेदारी भी दी गई। उत्तराधिकारी युद्ध के समय इसे सूजा के विरुद्ध भेजा गया, जहां बहादुरपुर के युद्ध 1658 ईस्वी में इसने सूजा को पराजित किया। अतः बादशाह ने उसका मनसब बढ़ाकर 6000 जात व सवार कर दिया। उत्तराधिकार युद्ध के अंत में इसने औरंगजेब का पक्ष ग्रहण कर लिया। 1659 में औरंगजेब ने इसका मनसब बढ़ाकर 7000 जात व सवार कर दिया। जयसिंह की सैनिक योग्यता और कूटनीति से प्रभावित होकर औरंगजेब ने इसे दक्षिण में मराठाओं के विरुद्ध भेजा। दक्षिण में जयसिंह ने अपनी कूटनीति से शिवाजी को अकेला कर दिया और पुरंदर को जीतने में सफल रहा। अंत में
शिवाजी और जयसिंह के मध्य संधि हो गई, जो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी के नाम से जानी जाती है। शिवाजी ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली और 23 किले मुगलों को सुपुर्द कर दिए। शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 की मनसबदारी दी गई। पुरंदर की संधि जयसिंह की दूरदर्शिता एवं शक्ति की पराकाष्ठा थी। बीजापुर अभियान में जयसिंह को सफलता नहीं मिल सकी, अतः स्पष्ट न होने पर अविश्वास करते हुए दक्षिण से लौटने का आदेश दिया। मार्ग में ही 2 जुलाई 1667 ईस्वी को बुरहानपुर में उसकी मृत्यु हो गई। जदुनाथ सरकार के शब्दों में जयसिंह की मृत्यु एलिजाबेथ के दरबार के सदस्य वॉलसिंघम की भांति हुई, जिसने अपने बलिदान ऐसे स्वामी के लिए किया जो काम लेने में कठोर और मूल्यांकन में कृतघ्न था। मिर्जा राजा जयसिंह अपने समय का वीर, साहसी, दूरदर्शी एवं कूटनीतिज्ञ शासक था। आमेर के महल तथा जयगढ़ का किला और औरंगाबाद में जयसिंहपुरा उसके वास्तुकला प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता एवं विद्वानों का सम्मान करने वाला था। प्रसिद्ध कवि बिहारी का वह आश्चर्यदाता था। उसके एक एक दोहे पर उसने एक एक स्वर्ण मुद्रा प्रदान की। मिर्जा राजा जयसिंह के उत्तराधिकारी राम सिंह 1667 से 1689 और बिशन सिंह 1689-1700 ईस्वी हुए। सवाई जयसिंह 1700 से 1743 ईस्वी। 3 दिसंबर 1688 को जन्मे। जयसिंह में प्रथम जयसिंह की तुलना में वीरता और वाक्पटुता को विशेष मात्रा में पाकर औरंगजेब ने इसका नाम सवाई जयसिंह रख दिया था, क्योंकि वह जयसिंह प्रथम से बढ़कर सवाया था। इसी समय से जयपुर के सभी राजा अपने नाम के पहले सवाई पद का प्रयोग करने लगे। 1698 ईस्वी में मात्र 10 वर्ष की आयु में इसे दक्षिण भेजा गया। 1700 ईस्वी में जयसिंह ने आमेर का राज्य भार संभाला। सिंहासन संभालते ही इसने राज्य प्रबंध को सुव्यवस्थित किया। 1701 ईस्वी में वह बुरहानपुर में औरंगजेब की सेवा में पहुंचा। 1707 ईस्वी के उत्तराधिकार युद्ध में जयसिंह ने आजम का पक्ष लिया, मगर मुअज्जम युद्ध में विजयी रहा। अतः मुअज्जम, जो बादशाह बहादुर शाह के नाम से शासक बना, ने आमेर पहुंचकर विजय सिंह को शासक घोषित कर दिया तथा आमेर का नाम इस्लामाबाद मोमिनाबाद कर दिया। 1708 ईस्वी में जयसिंह उदयपुर पहुंचा और मेवाड़ राजकुमारी कुंवरी से विवाह किया। विवाह की शर्त के कारण जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर का उत्तराधिकार युद्ध का सामना करना पड़ा। मेवाड़ की सहायता से जयसिंह ने आमेर पुनः प्राप्त कर लिया। मुगल सम्राट ने भी इसे आमेर का शासक स्वीकार कर लिया। सम्राट फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया और इसी दौरान उसने मराठों से मालवा की रक्षा की। मोहम्मद शाह के काल में इसने जाटों का दमन किया। जयसिंह को 1729 ईस्वी में दूसरी बार और 1732 ईस्वी में तीसरी बार मालवा की सूबेदारी दी गई, मगर उसे मराठाओं से पराजित होना पड़ा और संधि करनी पड़ी। जयसिंह के प्रयासों से 17 जुलाई 1734 को राजपूत राजाओं का हुरडा में सम्मेलन बुलाया गया ताकि संगठित होकर मराठों का मुकाबला किया जा सके, किंतु आपसी अविश्वास से ये योजना कार्य रूप न ले सकी। सवाई जयसिंह ने 1729 ईस्वी में बूंदी के मामलों में हस्तक्षेप किया, जिससे मराठाओं को राजस्थान की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। उसने मराठाओं एवं मुगल सम्राट में समझौता कराने के लिए मध्यस्थता भी की। 1743 ईस्वी में जयसिंह की मृत्यु हो गई और इसने 7 मुगल शासकों की सेवा की। 1725 ईस्वी में उसने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई और उसका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा। उसने जयसिंह कारिका नामक 34 ग्रंथ की रचना भी की। जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में वेधशालाएँ बनवाईं। इसमें जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है, जिसे जंतर मंतर कहा जाता है। जुलाई 2010 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। जयसिंह ने विद्याधर नामक बंगाली वास्तुशास्त्र के ज्ञाता से एक नगर का नक्शा बनवाकर आयताकार खंडों वाली बस्ती का निर्माण किया। 1727 ईस्वी, जो आज जयपुर के नाम से प्रसिद्ध है। जयपुर नगर की नींव
नवंबर 1727 में राजगुरु जगन्नाथ सम्राट द्वारा रखी गई और उसने वाजपेयी राजसूय पुष्पमेध आदि यज्ञों का आयोजन भी करवाया। वह अंतिम हिंदू नरेश था जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार उसने एक पहाड़ी पर युग स्तंभ की प्रतिष्ठा करवाई। इसने 1714 ईस्वी में वृंदावन से गोविंद देव जी की मूर्ति लाकर आमेर में स्थापित की। यह मंदिर राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की पहली पीठ के रूप में विख्यात है। 1734 ईस्वी में इसने जयपुर में नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़ किले का निर्माण करवाया। इसने जयगढ़ में जयवाड़ तोप का निर्माण करवाया। राम सिंह द्वितीय ने इसे पहियों पर रखवाया। इसे एशिया की सबसे बड़ी तोप माना जाता है। उसने चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल व जल महल का निर्माण करवाया। सवाई ईश्वरी सिंह 1743 से 1750 ईस्वी। ईश्वरी सिंह सवाई जय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। इसे मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने टीके का दस्तूर स्वयं अपने हाथों से प्रदान किया था। जयपुर की राजगद्दी को लेकर उसके सौतेले भाई माधो सिंह के साथ इसका संघर्ष हुआ। राजमहल के युद्ध 1747 में विजय के उपलक्ष्य में ईसरलाट सरगासूली का निर्माण करवाया। ये 7 मंजिला इमारत चित्तौड़ के विजय स्तंभ से प्रेरित है। मराठाओं की सहायता से माधो सिंह ने बगरू के युद्ध 1748 ईस्वी में ईश्वरी सिंह को परास्त किया। फलतः ईश्वरी सिंह ने माधो सिंह को 5 परगने देना स्वीकार कर लिया, मगर वह मराठों को युद्ध का हर्जाना नहीं दे सका। होलकर का जयपुर पर दबाव बढ़ने पर उसने 1750 ईस्वी में हत्या कर ली। सवाई माधो सिंह प्रथम 1750 से 1768 ईस्वी यह मेवाड़ राजकुमारी चंद्रकुमारी और सवाई जयसिंह का पुत्र था। इसने मराठाओं की सहायता से राजगद्दी प्राप्त की थी। मराठाओं की धन की मांग से दुखी होकर 1751 ईस्वी में जयपुर नगर में मराठाओं का कत्लेआम करवा दिया। 1761 ईस्वी में भटवाड़ा का युद्ध 12 में कोटा राज्य से परास्त हुआ। इसने 1763 ईस्वी में सवाई माधोपुर की स्थापना की। सवाई माधो सिंह ने कामा के युद्ध में भरतपुर के जवाहर सिंह को परास्त किया था तथा रणथंभौर दुर्ग को मुगलों से छीनकर जयपुर राज्य में सम्मिलित कर लिया। सवाई प्रताप सिंह 1778 से 1803 ईस्वी इसके शासनकाल में महादजी सिंधिया ने जयपुर राज्य में काफ़ी लूटमार मचाई। अतः 1787 में ईस्वी में लालसोट के पास तुंगा नामक स्थान पर महादजी सिंधिया और जयपुर राज्य के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सिंधिया को पीछे हटना पड़ा। लेकिन पाटन के युद्ध 1790 ईस्वी में प्रताप सिंह को मराठों से पराजित होना पड़ा। बाद में इसने सिंधिया और होलकर से अच्छे संबंध बना लिए। 1799 ईस्वी में इसने जयपुर में 5 मंजिला हवा महल का निर्माण करवाया और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें 953 खिड़कियां हैं। हवा महल का वास्तुकार उस्ताद लालचंद्र था। प्रताप सिंह ब्रजनिधि उपनाम से ब्रजभाषा में श्रृंगार, नीति और वैराग्य पर कविताएं लिखता था। इसकी कविताओं का संग्रह ब्रजनिधि ग्रंथवाली के नाम से जानी जाती है। इसने जयपुर में एक संगीत सम्मेलन का आयोजन किया तथा राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ लिखा। इसके दरबार में 22 विद्वान रहते थे, जिन्हें प्रताप बाईसी, गंधर्व बाईसी कहा जाता था। चांद खां इसके संगीत गुरु थे, जिसे उसने बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी। सवाई जगत सिंह 1803 से 1818 ईस्वी मेवाड़ राजकुमारी कृष्णा से विवाह के मामले को लेकर इसका मारवाड़ से युद्ध हुआ और 13 मार्च 1807 को गिंगोली नागौर के युद्ध में मारवाड़ के शासक मानसिंह को परास्त किया। रसकपुर नामक नर्तकी से संबंध होने के कारण इसे जयपुर का बदनाम शासक भी माना जाता है। इसने 15 अप्रैल 1818 को अंग्रेजों से संधि कर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। सवाई जयसिंह तृतीय 1818 से 1835 ईस्वी भटियानी रानी और अंग्रेज रेजिडेंट के मध्य तीव्र विवाद हुए। सवाई राम सिंह द्वितीय 1835 से 1880 ईस्वी राज्याभिषेक के समय ये अल्पवयस्क था, अतः प्रारंभ में शासन पर
रिजेंसी काउंसिल के अध्यक्ष मेजर लुडलो का नियंत्रण रहा। लुडलो ने राजस्थान में समाधि प्रथा और कन्या क्रय विक्रय पर सर्वप्रथम जयपुर रियासत में प्रतिबंध लगाया। इसने 1857 ईस्वी की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का तन मन धन से सहयोग किया। अतः अंग्रेजों ने इसे सितार-ए-हिंद की उपाधि दी। इसने जयपुर में मदरसा हुर्री की स्थापना की, जिसका माधो सिंह तृतीय ने नाम बदलकर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कर दिया। प्रिंस ऑफ वेल्स के जयपुर आगमन पर राम सिंह ने 1876 ईस्वी में जयपुर को गुलाबी रंगों से पुतवाया और इसी वर्ष पोती खाना और प्रिंस ऑफ वेल्स से एक संग्रहालय की नींव रखवाई, जिसका नाम लंदन के अल्बर्ट हॉल संग्रहालय के नाम पर रखा गया। ये राजस्थान का प्रथम संग्रहालय है। राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में राम प्रकाश थिएटर, रामनिवास बाग, रामगढ़ बांध, महाराजा स्कूल व संस्कृत स्कूल की स्थापना की। सवाई माधो सिंह द्वितीय 1880 से 1922 ईस्वी। सवाई माधो सिंह द्वितीय के शासनकाल में ही राजस्थान में सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में डाक टिकट और पोस्टकार्ड की शुरुआत जयपुर में हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए का अनुदान दिया और इसने चंद्र महल में प्रसिद्ध मुबारक महल का निर्माण करवाया, जो मुगल, राजपूत व यूरोपियन स्थापत्य कला का नमूना है। ब्रिटिश शासक एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक अवसर पर ये चांदी के 2 बड़े कलशों में गंगा जल लेकर लंदन गया। ये चांदी के कलश वर्तमान में मुबारक महल में रखे हुए हैं। इन्हें दुनिया के सबसे बड़े चांदी के पात्र माना जाता है। नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। सवाई मान सिंह द्वितीय 1922 से 1949 ये कछवा वंश का अंतिम शासक था और यह 1949 से 1956 ईस्वी तक राजस्थान के राज प्रमुख पद पर भी रहा। यह पोलों का प्रसिद्ध खिलाड़ी रहा और इसके प्रधानमंत्री मिर्ज़ा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है। राजस्थान का राजमाता गायत्री देवी इसकी ही पत्नी थी और जिसकी मृत्यु 29 जुलाई 2009 को हुई। जैसलमेर का भाटी राजवंश। जैसलमेर का भाटी राजवंश स्वयं को चंद्रवंशीय यादवों से संबंधित करता है। यह अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। भाटी वंश की स्थापना भाटी द्वारा करना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 1750 से 51 ईस्वी के लगभग पंजाब से आकर ये बलमाड़ के रेगिस्तान भाग में बस गए। 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य इन्होंने तन्नोट, देरावर, लोदरवा और जैसलमेर में अपनी बस्तियां स्थापित की। 1157 ईस्वी में के लोदरवा के शिलालेख में भाटी राजाओं के नाम मिलते हैं। ख्यातों व वंशावलियों में भाटी वंश के प्रवर्तक रज और गज माने जाते हैं, जो 6ठी शताब्दी में पंजाब के शासक थे। रज व गज के बाद सालीवाहन, बलंद, भाटी, मंगल राव आदि ने पंजाब में शासन किया और मंजस राव का राजस्थान आना माना जाता है। केहर द्वारा तनोट का किला बनाने की मान्यता है। विजयराज से भाटियों का व्यवस्थित इतिहास मिलता है। धनावा शिलालेख 1176 ईस्वी में इसे महाराजा की उपाधि से विभूषित किया गया है। विजयराज का पुत्र भोज देव हुआ और वह मोहम्मद गोरी के विरुद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। इसका उत्तराधिकारी से जैसल हुआ, जिसने जैसलमेर की नींव रखी। जैसल के उत्तराधिकारी सालीवहन ने जैसलमेर का निर्माण पूरा करवाया 1187 के ईस्वी के लगभग। जैसलमेर का किला पीले पत्थरों से बना है, जिसमें कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं मिलता है। जैसलमेर का किला 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर का पहला साका मूलराज के समय में हुआ। अब अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक कमालुद्दीन गुर्ग ने 1308 ईस्वी में जैसलमेर पर आक्रमण किया। दूसरा साका मोहम्मद तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी के आक्रमण के दौरान हुआ, जब रावल दूदा, त्रिलोकसी व अन्य भाटी वीरों के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए तथा महिलाओं ने जोहर किया। तीसरा साका अर्धसाका 1550 ईस्वी कहलाता है, जब भाटी वीरों ने वीरगति प्राप्त की मगर जोहर नहीं हुआ, क्योंकि भाटी युद्ध में विजेता रहे थे। 1550 ईस्वी में कंधार के अमीर अली ने राजच्युत होकर जैसलमेर में शरण ली।
लेकिन उसने अपने आश्रयदाता के साथ विश्वासघात किया। फलतः रावण लूणकरण अमीर अली के सैनिकों के साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ, मगर भाटियों के विजयी होने से जोहर नहीं हुआ। यही घटना अर्धशाखा कहलाती है। अकबर के नागौर दरबार 1557 में हर राय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। अमर सिंह भाटी अमरकास नामक नाले के द्वारा सिंधु नदी का पानी जैसलमेर तक लाया था। 12 दिसंबर 1818 को मूलराज द्वितीय ने अंग्रेजों संधि कर अधीनता स्वीकार की। जैसलमेर रियासत ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। भाटी वंश का अंतिम शासक जवाहर सिंह था। भरतपुर का जाट राजवंश। औरंगजेब की नीतियों के फलस्वरूप 1669 ईस्वी में गोकुल जाट के नेतृत्व में मथुरा में जाट विद्रोह हुआ। गोकुल की मृत्यु के बाद राजा राम ने जाटों का नेतृत्व किया। मनुची के अनुसार उसने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था। भरतपुर के जाट राज्य का संस्थापक चूड़ामन माना जाता है। चूड़ामन 1695 से 1721 ईस्वी ने मथुरा एवं आगरा के मूल इलाकों में लूटमार कर मुगल शक्ति को झकझोर दिया। इसने सौंख, उज्जैन, सोगर, कासोट आदि में छोटे छोटे दुर्ग और थूण में एक सुदृढ़ दुर्ग बनाया। मुगल सम्राट ने कछवा नरेश बिशन सिंह को चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा, पर उसे पूर्ण सफलता नहीं मिली। 1707 ईस्वी में जाजू के युद्ध में चूड़ामल ने मुअज्जम का साथ दिया और आजम की पराजित सेना को लूटा। विजेता बहादुर शाह ने उसे 1500 जात व 500 सवार का मनसब व राव बहादुर की उपाधि एवं खिलहत देकर सम्मानित किया। बहादुर शाह ने उसे दिल्ली आगरा शाही मार्ग पर नियंत्रण रखने का दायित्व सौंपा। मुगल सम्राट द्वारा सिखों के विरुद्ध अभियान में इसने भाग लिया। जहादर शाह के समय इसने पुणे शाही राजमार्गों को लूटना प्रारंभ कर दिया। फर्रुख सियर ने उसे माफ़ी देकर बारामूला से सिकंदरा तक के शाही मार्ग को राहदारी वसूल करने का अधिकार दे दिया। मगर कुछ समय बाद पुनः इसने लूटमार का रास्ता अख्तियार कर लिया और जिसे बादशाह फर्रुख सियर ने 1718 ईस्वी में जय सिंह को इसे दबाने के लिए भेजा, मगर वह चूड़ामन को नहीं दबा सका। फर्रुख सियर ने उसे फतेह सिंह की उपाधि दी। 1721 ईस्वी में उसने विष पीकर आत्महत्या कर ली। चूड़ामन योग्य नेता और कुशल राजनीतिज्ञ था। उसने अपनी अभूतपूर्व संगठन क्षमता, विलक्षण बुद्धि व रणचातुर्य से अब तक चल रहे जाट आंदोलन में संजीवनी का संचार किया। मुगल दरबार में उसने अंत तक सैयद बंधुओं का साथ दिया। उसे भरतपुर राज्य का निर्माता कहा जा सकता है। कानूनगो के शब्दों में वह असफल देशभक्त और सफल विद्रोही था। यद्यपि वह राजोचित सम्मान और पदवों से विभूषित नहीं हो पाया था, मराठाओं की चालाकी व राजनीतिक दूरदर्शिता का उसके चरित्र पर अनुपम सम्मिश्रण देखा जा सकता है। बदन सिंह 1722 से 1756 ईस्वी। बदन सिंह जाट नेता चूड़ामन के भाई भाव सिंह का पुत्र था। चूड़ामन के पुत्र मोहकम सिंह ने उसे कैद कर लिया था। किसी तरह मुक्त होकर वह सवाई जयसिंह के पास चला गया था। जब जयसिंह ने थून के किले पर अधिकार कर लिया तो उसने जयसिंह की अधीनता स्वीकार कर ली। जयसिंह ने इसे ब्रजराज की उपाधि देकर जाटों का नेतृत्व स्वीकार किया। बदन सिंह ने डीग को अपना निवास बनाया। उसने शासनकाल में वहां एक सुदृढ़ गढ़ का निर्माण कर सुंदर जल महल बनाए गए और बाग बगीचे लगाए। बदन सिंह ने डीग, कुम्हेर, भरतपुर और वैर के दुर्गों का निर्माण करवाया। जयसिंह के आगरा के सूबेदार बनने पर उसने बदन सिंह को दिल्ली, आगरा और जयपुर के शाही मार्गों की रक्षा का कार्य सुपुर्द किया। 1730 ईस्वी में इसने मेवात क्षेत्र में मेवों का दमन कर जयसिंह को प्रसन्न किया। बदन सिंह शांतिप्रिय शासक था। उसने जाट कछवा मैत्री कर अपने राज्य का विस्तार किया। 1730 ईस्वी के बाद जाट राज्य का विस्तार और राज्य प्रबंध का कार्य
उसके पुत्र सूरजमल के नेतृत्व में हुआ। 1756 ईस्वी में डीग में उसकी मृत्यु हो गई। सूरजमल 1756 से 1763 ईस्वी। सूरजमल बदन सिंह का पुत्र और उत्तराधिकारी था। बदन सिंह के समय सेना का नेतृत्व सूरजमल के ही हाथ में था। सूरजमल ने भरतपुर में नवीन गढ़ का निर्माण करवा कर अपनी राजधानी बनाया और उसने जयपुर के साथ मैत्री और सहयोग की नीति का अनुसरण किया। 1760 ईस्वी में यह अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठाओं के पक्ष में लड़ने गया, मगर मराठा सेनानायक सदाशिव भाऊ के व्यवहार से खिन्न होकर वे मराठाओं के साथ छोड़कर भरतपुर चला गया। पानीपत की पराजय के बाद मराठों को सूरजमल ने शरण और एवं सहायता दी। 1763 ईस्वी में रोहेलो के विरुद्ध युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई। सूरजमल बुद्धिमान, कूटनीतिज्ञ, सूरवीर, शिष्ट और सभ्य था। लोग उसके सद्व्यवहार की प्रशंसा करते थे, परंतु उससे डरते भी थे। उसने जाट जमींदारों को उन्होंने मात्र लूटमार की, उन्हें संगठित कर एक सुव्यवस्थित और सुसंगठित राज्य की स्थापना की। समकालीन सभी शासक उसकी शक्ति का लोहा मानते थे और उसकी सेना में विदेशी सैनिक नहीं थे। जाटों के बल पर ही उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सूरजमल का शिक्षा व साहित्य के प्रति असीम अनुराग था। इसी कारण इसे जाटों का प्लेटो अफलातून भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जवाहर सिंह 1763 से 1768 ईस्वी। जवाहर सिंह सूरजमल का पुत्र था जो 1763 ईस्वी में भरतपुर का शासक बना। इसने 1764 ईस्वी में मल्हार राव होलकर की सहायता से रोहेला सरदार नजीबुद्दौला को पराजित किया, लेकिन जब होलकर सिख सैनिक एवं उसके स्वयं के सेनापति नजीबुद्दौला से मित्रता का दबाव डालने लगे तो वह रुष्ट होकर अपने राज्य में चला गया। उसने अपने सरदारों पर बल प्रयोग करके उन्हें जेल में डाल दिया एवं उनसे धन वसूला। उसने अपनी सेना में विदेशी सैनिकों की भी भर्ती की। फ्रेंच समरू व रेने मादे को उसने अपना सैनिक कमांडर नियुक्त किया। 1766 ईस्वी में इसने होलकर को पराजित कर धौलपुर पर अधिकार कर लिया। मांडवा के युद्ध 1767 ईस्वी में उसे कछवाहों से पराजित होना पड़ा। 1768 ईस्वी में इसे इस बहादुर जाट शासक की हत्या कर दी गई। रणजीत सिंह 1775 से 1805 ईस्वी। जवाहर सिंह की मृत्यु के बाद रतन सिंह शासक बना और 1769 में उसकी हत्या के बाद उसने इसके अल्पवयस्क पुत्र केसरी सिंह को जाट गद्दी पर बिठाया गया और इस स्थिति में रतन सिंह के भाई नवल सिंह और रणजीत सिंह में गद्दी प्राप्त करने के लिए संघर्ष हुआ। अंत में रणजीत सिंह को सफलता मिली। 1775 ईस्वी में केसरी सिंह को हटाकर वह जाट राज्य का शासक बन गया। सितंबर 1803 में भरतपुर शासक रणजीत सिंह ने अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक के साथ संधि की, जिसके अनुसार अंग्रेज रणजीत सिंह पर आक्रमण नहीं करेंगे तथा अंग्रेजी राज्य पर हमला होने पर रणजीत सिंह अंग्रेजों की और भरतपुर पर हमला होने पर अंग्रेज रणजीत सिंह की सहायता करेंगे। जनवरी 1804 में गवर्नर जनरल ने इस संधि की पुष्टि कर दी, मगर अक्टूबर 1804 में रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध होलकर का साथ देकर इस संधि को तोड़ दिया। अंग्रेजों ने भरतपुर का घेरा डाला, मगर किला जीतने में असफल रहे। अंत में भरतपुर राज्य ने होलकर का साथ छोड़कर अंग्रेज संधि कर ली और अप्रैल 1805 में रणधीर सिंह 1805 से 1823 ईस्वी। रणधीर सिंह ने फतेहपुर सीकरी में 1814 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स से मुलाकात की। इसने नेपाल युद्ध, पिंडारियों के दमन व मराठों के विरुद्ध की गई सैनिक कार्यवाहियों में अंग्रेजों का साथ दिया। बलवंत सिंह है 1825 से 1853 ईस्वी। इसके शासनकाल में 1826 में अंग्रेजों ने प्रथम बार भरतपुर के लोहागढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। जसवंत सिंह है 1853 से 1893 ईस्वी। इसके नाबालिग होने के कारण शासन कार्य पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन के हाथ में था। भरतपुर का जनमानस क्रांति के पक्ष में था, अतः पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को भरतपुर छोड़ना पड़ा और इसने अंग्रेज सरकार के साथ 1779 ईस्वी में नमक समझौता किया।
राम सिंह 1893 से 1900 ईस्वी। 1897 ईस्वी में पूर्वी राजपूताने के राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट का कार्यालय धौलपुर से भरतपुर स्थानांतरित कर दिया गया। आपू में अपने निजी सेवक की हत्या के अपराध में 1900 ईस्वी में इसे सिंहासनच्युत कर दिया गया। किशन सिंह है 1900 से 1929 ईस्वी। इसे शासनाधिकारी सुपुर्द करने से पूर्व भरतपुर की सेना का प्रयोग सोमाली लैंड, तिब्बत, प्रथम विश्व युद्ध आदि में किया गया और 1918 ईस्वी में इसे शासनाधिकारी दिए गए। इसने राज्य के आधुनिकीकरण के प्रयास किए, परंतु शासन में अंग्रेज अधिकारियों के हस्तक्षेप के कारण आपसी मतभेद बढ़ने लगे। 1928 ईस्वी में पीजी मैकेंजी को भरतपुर का दीवान नियुक्त कर वित्त व प्रशासन संबंधी समस्त अधिकार उसे दे दिए गए। बृजेंद्र सिंह 1929 से 1947 ईस्वी, ये भरतपुर के जाटों का अंतिम शासक था। 31 जुलाई 1947 को इसने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट है झालावाड़ का झाला वंश। 1837 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने कोटा राज्य से 19 परगने चेचट, सुकेत, आवेर, डग, गंगधार, झालरापाटन, रिछवा, बकानी, बहलनपुर, कोटड़ा, भालता, सरडा, रटलाई, मनोहर थाना, फूल बाड़ौदा, गुंजारी, चाचोरनी, छीपा बड़ौद और शाहाबाद को अलग करके झालावाड़ राज्य बनाया। एम.एल. शर्मा ने कोटा राज्य के इतिहास में 19 परगनों का उल्लेख किया है, जबकि वी.के. वशिष्ठ ने 17 परगने राजपूत एजेंसियों में देना लिखा है और अप्रैल 1838 ईस्वी में इस नए राज्य को मान्यता दी। जालिम सिंह का पुत्र झाला मदन सिंह पहला शासक था। 8 अप्रैल 1838 ईस्वी की संधि के अनुसार झालावाड़ राज्य ने प्रतिवर्ष खिराज के रूप में 80,000 रुपये कंपनी को देना स्वीकार किया और झालावाड़ के शासक को राज राणा की उपाधि दी गई। राज राणा मदन सिंह 1838 से 1845 ईस्वी, झालावाड़ रियासत का पहला शासक जिसने अंग्रेज़ों संधि की। राज राणा पृथ्वी सिंह 1845 से 1875 ईस्वी। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज भक्त रहा। 1862 ईस्वी में इसे गोद लेने का अधिकार दिया गया। 1866 ईस्वी में इसने रेलवे लाइन बनाने के लिए मुफ्त भूमि देना स्वीकार किया। राज राणा जालिम सिंह द्वितीय 1875 से 1896 ईस्वी ब्रिटिश सरकार के साथ 1881 ईस्वी में नमक समझौता हुआ। राज्य में नमक उत्पादन पर रोक लगाई गई। पॉलिटिकल एजेंट और राज राणा के मध्य प्रशासनिक मतभेद होने पर 1896 ईस्वी में इसे सिंहासनच्युत कर दिया गया। झालावाड़ राज्य को छोटा कर दिया गया और कई परगने पुणे कोटा राज्य में मिला दिए गए 1 जनवरी 1899 में। राज राणा भवानी सिंह 1899 से 1929 ईस्वी। 1901 में राज्य में ब्रिटिश कलदार का प्रचलन किया। इसने नागदा मथुरा रेलवे लाइन के लिए निःशुल्क भूमि देना स्वीकार किया और यह 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार में सम्मिलित हुआ। अपनी यूरोप यात्रा का विवरण इसने ब्रिटिश साम्राज्य को समर्पित किया और इन्होंने झालावाड़ में भवानी नाट्यशाला का निर्माण 1921 करवाया, जो भारत भर में विख्यात हुई। राज राणा राजेंद्र सिंह 1929 से 1943 ईस्वी, यह मेयो कॉलेज व ऑक्सफोर्ड से शिक्षा प्राप्त था। इसने 1930 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन में एक दर्शक के रूप में भाग लिया। वह नरेंद्र मंडल का सक्रिय सदस्य था। इसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज सरकार का सहयोग किया। यह सुधारक उपनाम से कविताएं भी लिखता था। इसने राजकीय मंदिरों में हरिजनों को प्रवेश की अनुमति दी। झालावाड़ में राज राणा राजेंद्र सिंह का बड़ा नाम है। राज राणा हरिश्चंद्र 1943 से 1948 ईस्वी झालावाड़ का अंतिम शासक था। इसने प्रजामंडल आंदोलन का समर्थन किया। अक्टूबर 1947 में उत्तरदायी शासन की योजना के तहत राज राणा स्वयं प्रधानमंत्री बना और मांगीलाल भव्य एवं कन्हैयालाल मित्तल को मंत्री बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है करौली का यादव वंश। करौली का राजवंश स्वयं को मथुरा की सूरसेनी शाखा से संबंधित करते हुए अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। करौली की यादव वंश की स्थापना विजयपाल द्वारा
1040 ईस्वी में की गई। इसने बयाना भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया। विजयपाल ने बयाना में विजय मंदिर नामक किला बनवाया। तिमनपाल ने तिमनगढ़ बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। 1348 ईस्वी में अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बसाया, जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। धर्मपाल द्वितीय ने 1650 ईस्वी में करौली को अपनी राजधानी बनाया। गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। महाराजा हरबख्श पाल ने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेज़ों से संधि कर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। करौली अंग्रेज़ों से संधि करने वाले राजस्थान की पहली रियासत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने करौली को खिराज से मुक्त कर दिया, जबकि करौली पेशवा को खिराज देता था। हरबख्श पाल ने भरतपुर के उत्तराधिकार मामले में दुर्जन साल की सहायता की, अतः कंपनी सरकार उससे नाराज़ हो गई, मगर उसने क्षमा याचना कर उस समय किसी प्रकार कंपनी को संतुष्ट कर दिया। 1837 ईस्वी में हरबख्श पाल की मृत्यु के बाद अंग्रेजी हस्तक्षेप से प्रताप पाल 1837 से 1848 ईस्वी, उसके बाद नरसिंह पाल 1846 से 1852 ईस्वी शासक बने। 1852 ईस्वी में नरसिंह पाल की मृत्यु के बाद डलहौजी ने करौली का विलय कंपनी राज्य में करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सिफारिश की, लेकिन डायरेक्टर्स ने इसकी अनुमति नहीं दी। 1.5 वर्ष तक विचार विमर्श के बाद मदनपाल 1854 से 1869 ईस्वी को करौली का शासक बनाया गया। 1857 की क्रांति के समय मदनपाल ने ब्रिटिश सरकार की सहायता के लिए एक सेना भेजी। कोटा महाराव की प्रार्थना पर एक सैनिक टुकड़ी उनकी सहायतार्थ कोटा भी भेजी गई। ब्रिटिश सरकार ने इससे खुश होकर इसे ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी और 1862 ईस्वी में करौली राज्य के शासक को भी गोद लेने की सनद दी गई। मदनपाल के आग्रह पर ही दयानंद सरस्वती की राजस्थान में पहली यात्रा 1865 ईस्वी में हुई थी। मदनपाल के उत्तराधिकारी लक्ष्मण पाल, जयसिंह पाल, अर्जुन पाल 1876 से 1886 ईस्वी तक, भंवरपाल 1886 से 1897 ईस्वी आदि हुए। ये सभी गोद आए थे। इस काल में करौली में ब्रिटिश सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। भोमपाल 1927 से 1940 ईस्वी ने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की सभी तरह से मदद की। गणेशपाल 1940 से 1947 ईस्वी करौली का अंतिम शासक था और इसने 1945 ईस्वी में करौली राज्य में नवीन संविधान लागू किया। प्रतिहार वंश 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में प्रतिहार वंश शक्तिशाली रहा। इस वंश का शासन राजस्थान ही नहीं वरन पूरे उत्तरी भारत में हुआ था। नैन्सी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है, जिनमें रणथंभौर, जालोर, राजोगढ़, कन्नौज, उज्जैन और भड़ोच के प्रतिहार प्रसिद्ध हैं। प्रतिहार की व्युत्पत्ति के संबंध में इतिहासकार एकमत नहीं हैं। कुछ इतिहासकारों ने प्रतिहारों का प्रारंभिक शासन गुजरात मानते हुए गुर्जर प्रतिहार लिखा। पंपा कृत विक्रमार्जुन नामक विजय में प्रतिहार महिपाल को गुर्जर राज कहा गया। चंदेल वंश के शिलालेख भी गुर्जर प्रतिहार शब्द का उल्लेख करते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने प्रतिहारों को जाति न मानकर पद से संबंधित किया। इस पद से उस व्यक्ति का बोध होता था जो राजदरबार या महल के द्वार रक्षक के रूप में सेवा करे। शिलालेखों में नागभट्ट प्रथम को राम का प्रतिहार लिखा गया। मंडोर के प्रतिहार घटियाला से प्राप्त 2 शिलालेख मंडोर के प्रतिहार वंश की प्रारंभिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। इनके अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की क्षत्रिय पत्नी भद्रा से 4 पुत्र भोगभट, कदक, रज्जिल और दह उत्पन्न हुए। इन चारों भाइयों ने मंडोर को जीतकर उसके चारों ओर परकोटा बनवाया। मंडोर के प्रतिहार वंश की वंशावली हरिश्चंद्र के तीसरे पुत्र रज्जिल से शुरू होती है। रज्जिल का पोता नागभट्ट प्रथम था, जो राजधानी को मंडोर से हटाकर मेड़ता ले गया, लेकिन उसका पुत्र
उस्ताद मंडोर में ही रहा। मंडोर के प्रतिहारों में सिलुक, बाउक और कुक्कुक प्रसिद्ध शासक हुए। कुक्कुक ने ही घटियाले के शिलालेख उत्कीर्ण करवाए। कुक्कुक एक प्रतापी शासक था। कुक्कुक जिसने घटियाला और मंडोर में जय स्तंभ स्थापित किए। इन जय स्तंभों से उसके प्रजापालक और न्यायप्रिय शासक होने की जानकारी मिलती है। मंडोर से 1145 ईस्वी का सहजपाल चौहान का एक लेख मिलता है जिसमें मंडोर पर चौहानों का प्रभुत्व होना उल्लेखित है। मंडोर के प्रतिहारों का शासन अधीनस्थों शासकों के रूप में मंडोर के आसपास 1395 ईस्वी तक कायम रहा। नेक्स्ट है जालोर कन्नौज के प्रतिहार। जालोर के प्रतिहार मंडोर के प्रतिहारों से ही संबंधित हैं। नागभट्ट प्रथम 1730 से 1756 ईस्वी में मंडोर के प्रतिहार वंश का प्रारंभ होता है जो मंडोर शाखा से था। उसका राज्य उत्तर में मारवाड़ से दक्षिण में भनोज की सीमा तक था, जिसमें लाट, जालोर, आबू और मालवा के कुछ भाग सम्मिलित थे। उसने बिलोचों और अरबों को परास्त किया। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम की नारायण उपाधि मलेच्छों के दमन के कारण ही उत्कीर्ण की गई। वत्सराज भी इस वंश का प्रतापी शासक था जिसने गोड़ और बंगाल के शासकों को परास्त किया। मंडोर के प्रतिहार उसके सामंतों के रूप में शासन करते थे। कन्नौज के शासन में हस्तक्षेप के कारण उसे राष्ट्रकूटों से पराजित होना पड़ा, जिससे उसका शासन राजस्थान तक ही सिमट गया। वत्सराज के शासनकाल में 778 ईस्वी में उद्योतन सूरी ने जालोर में कुवलयमाला और 1783 ईस्वी में आचार्य जिनसेन ने हरिवंश पुराण की रचना की। ये ग्रंथ उस समय की राजनीति और धार्मिक और सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। वत्सराज का उत्तराधिकारी नागभट्ट द्वितीय था। उसने कन्नौज में प्रतिहार प्रभुसत्ता स्थापित की। ग्वालियर प्रशस्ति उसे आंध्र, आनरत, मालव, किरात, तुरुस्क, वत्स्य, मत्स्य आदि प्रदेशों का विजेता बताती है। उसके समय से प्रतिहारों ने कन्नौज से शासन करना शुरू कर दिया। राजस्थानी क्षेत्रों पर उसके सामंत शासन करने लगे। रामभद्र और भोज नागभट्ट के उत्तराधिकारी थे। भोज प्रथम 1836 से 1885 ईस्वी, जो इतिहास में मिहिर भोज के नाम से विख्यात है, कि चांदी एवं तांबे के सिक्कों पर आदि वराह विरुद्ध मिलता है। मिहिर भोज के शासन काल में अरब यात्री सुलेमान ने भारत की यात्रा की और मिहिर भोज की शक्ति की प्रशंसा की। मिहिर भोज के उत्तराधिकारी महेंद्रपाल का राज्य 1893 से 909 ईस्वी काठियावाड़ तक विस्तृत था। कर्पूर मंजरी के रचयिता राजशेखर उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। महेंद्रपाल के बाद महिपाल, भोज, विनायकपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल द्वितीय, राजपाल आदि प्रतिहार, राज्यपाल आदि प्रतिहार शासक बने। राज्यपाल के समय महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया, जिससे प्रतिहारों की दुर्बलता प्रकट हो गई। 1903 ईस्वी में चंद्रदेव गहड़वाल ने प्रतिहारों से कन्नौज छीन लिया, जिससे इस वंश का शासन पुनः राजस्थान तक ही सिमट गया। अलवर जिले के राजोगढ़ से 960 ईस्वी का एक शिलालेख मिला है जो राजोगढ़ में भी प्रतिहार शासन की सूचना देता है। राजोगढ़ के प्रतिहार कन्नौज के रघुवंशी शासकों के सामंत थे। गुर्जर प्रतिहार के राजनीतिज्ञ उत्थान काल में मंडोर वंश के नागभट्ट, सिलुक, बाउक और जालोर कन्नौज शाखा में वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, महिपाल आदि शक्तिशाली व योग्य शासक हुए, जिनके समय में राजस्थान के अतिरिक्त काठियावाड़, कन्नौज, ग्वालियर और मालवा के भूभाग इनके राज्य में सम्मिलित हुए। पालों, अरबों व राष्ट्रकूटों से सतत संघर्ष के कारण इनकी शक्ति कमज़ोर हुई। फलतः जो सामंत इनके सहयोगी थे वे ही साम्राज्य के लिए विनाशक सिद्ध हुए। कन्नौज को अपनी शक्ति का केंद्र बनाने से गुर्जर प्रतिहार राजस्थान में अनुपस्थित भूस्वामी के रूप में देखे जाने लगे और इसका फ़ायदा अनेक अधीनस्थ सामंतों ने उठाया और स्वतंत्र राज्य स्थापित करने शुरू कर दिए। महमूद गजनवी ने इनकी बिखरी हुई शक्ति का अंत कर दिया। नेक्स्ट है परमार वंश। परमार का शाब्दिक अर्थ शत्रु को मारने वाला होता है। प्रारंभ में
परमारों का शासन आबू के आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था। प्रतिहारों की शक्ति के हताश के उपरांत परमारों की राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई। आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज था, लेकिन इनकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। पड़ोसी होने के कारण आबू के परमारों का गुजरात के शासकों से सतत संघर्ष चलता रहा। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरणीवरा को राष्ट्रकूट धवल का शरणागत होना पड़ा। लेकिन कुछ समय बाद धरणीवरा ने आबू पर पुनः अधिकार कर लिया और उसके पुत्र महिपाल का 1002 ईस्वी में आबू पर अधिकार प्रमाणित होता है और इस समय तक परमारों ने गुजरात के सोलंकियों की अधीनता स्वीकार कर ली। महिपाल के पुत्र धंधुक ने सोलंकियों की अधीनता से मुक्त होने का प्रयास किया। फलतः आबू पर सोलंकी शासक भीमदेव ने आक्रमण किया। धंधुक अब आबू छोड़कर धार के शासक भोज के पास चला गया। भीमदेव ने विमल शाह को आबू का प्रशासक नियुक्त किया। विमल शाह ने भीमदेव व धंधुक के मध्य पुनः मेल करवा दिया। उसने 1031 ईस्वी में आबू में आदिनाथ के भव्य मंदिर का भी निर्माण करवाया। धंधुक की विधवा पुत्री ने बसंतगढ़ में सूर्य मंदिर का निर्माण व सरस्वती बावड़ी का जीर्णोद्धार करवाया। कृष्णदेव के शासनकाल में 1060 ईस्वी में परमारों और सोलंकियों के संबंध पुनः बिगड़ गए, लेकिन नाडोल के चौहान शासक बाला प्रसाद ने इनमें पुनः मित्रता करवाई। कृष्णदेव के पुत्र विक्रमदेव ने महामंडलेश्वर की उपाधि धारण की। विक्रमदेव का प्रपौत्र धारावर्ष 1163 से 1219 ईस्वी आबू के परमारों का शक्तिशाली शासक था। इसने मोहम्मद कोरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया। वह गुजरात के 4 सोलंकी शासकों कुमारपाल, अजयपाल, मूलराज व भीमदेव द्वितीय का समकालीन था। धारावर्ष ने सोलंकियों की अधीनता का जुआ उतार फेंका और उसने नाडोल के चौहानों से भी अच्छे संबंध रखे। अचलेश्वर के मंदाकिनी कुंड पर बनी हुई धारावर्ष की मूर्ति और आर पार छिद्रित 3 भैंसे उसके पराक्रम की कहानी कहते हैं। कीर्ति कौमुदी नामक ग्रंथ का रचयिता सोमेश्वर धारावर्ष का कवि था। उसने पुत्र सोम सिंह के शासनकाल में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लूणवसही नामक नेमीनाथ का मंदिर अपने पुत्र लूणवसही व पत्नी अनुपमा देवी के श्रेयार्थ बनवाया। इसके पश्चात प्रताप सिंह और विक्रम सिंह आबू के शासक बने। 1311 ईस्वी के लगभग नाडोल के चौहान शासक रावलुम्बा ने परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया और वहां चौहान प्रभुत्व की स्थापना कर दी। नेक्स्ट है कि जालोर के परमार आबू के परमारों के ही वंशज थे। जालोर से मिले 1087 ईस्वी के शिलालेख में वाकपति राज, चंदन, देवराज, अपराजित, विज्जिल, धारावर्ष और विसल के नाम मिलते हैं। नेक्स्ट है मालवा के परमारों का मूल उत्पत्ति स्थान भी आबू था और इनकी राजधानी उज्जैन या धारा नगरी रही, मगर राजस्थान के कई भूभाग, कोटा राज्य का दक्षिणी भाग, झालावाड़, वागड़, प्रतापगढ़ का पूर्वी भाग आदि इनके अधिकार में थे। मालवा के परमारों का शक्तिशाली शासक मुंज हुआ। वाकपति राज, अमोघ वर्ष, उत्पल राज, पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ आदि इसके विरुद्ध थे। मेवाड़ के शासक शक्ति कुमार के शासनकाल में उसने आहड़ को नष्ट किया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। उसने चालुक्य शासक तैलभ द्वितीय को 6 बार परास्त किया, मगर 7वीं बार उसे पराजित हुआ और मारा गया। राजा मुंज को कवि वृष भी कहा जाता है। नवसहासंक चरित्र का रचयिता पद्मगुप्त और अभिधान माला का रचयिता हलायुद्ध उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। मुंज के बाद सिंधुराज और भोज प्रसिद्ध नामक परमार शासक हुए। भोज अपनी विजयों और विद्यानुराग के लिए प्रसिद्ध था। उसने सरस्वती कंठाभरण, राज मृंगाक, विद्यजन मंडल, सम्रांगण, श्रृंगार मंजरी कथा, कुर्म शतक आदि ग्रंथ लिखे। चित्तौड़ में उसने त्रिभुवन नारायण का प्रसिद्ध शिव मंदिर बनवाया, जो मोकल मंदिर के नाम से जाना जाता है। 1429 ईस्वी में राणा मोकल द्वारा जीर्णोद्धार के कारण
कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार कंठाभरण नामक पाठशाला बनवाई। वल्लभ मेरुतुंग वररुचि सुबंधु अमर राजशेखर माघ धनपाल मानतुंग आदि विद्वान उसके दरबार में थे। भोज का उत्तराधिकारी जयसिंह भी एक योग्य शासक था। वागड़ का राजा मंडलिक उसका सामंत था। 1135 ईस्वी के लगभग मालवा पर चालुक्य शासक सिद्धराज ने अधिकार कर लिया और परमारों की शक्ति हतसोन्मुख हो गई। 13वीं शताब्दी में अर्जुन वर्मा के समय मालवा पर पुणे परमारों का आधिपत्य स्थापित हुआ, मगर यह आपातकालीन रहा। खिलजियों के आक्रमण ने मालवा के वैभव को नष्ट कर दिया और परमार भागकर अजमेर चले गए। नेक्स्ट है वागड़ के परमार। वागड़ के परमार मालवा के परमार कृष्णराज के दूसरे पुत्र डंबर सिंह के वंशज थे। इनके अधिकार में डूंगरपुर बांसवाड़ा का राज्य था, जिसे वागड़ कहते थे। अथुर्ना इनकी राजधानी थी। धनिक कंकदेव सत्यराज चामुंडराज विजयराज आदि इस वंश के शासक हुए। चामुंडराज ने 1079 ईस्वी में अथुर्ना में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और 1189 ईस्वी में गुहिल शासक सामंत सिंह ने परमारों से वागड़ छीनकर वहां गुहिल वंश का शासन स्थापित कर दिया। अथुर्ना के ध्वस्त खंडर आज भी परमार काल की कला और समृद्धि की कहानी बयां करते हैं। नेक्स्ट है यादव वंश। चंद्रवंशी यादवों का शासन राजस्थान में भरतपुर धौलपुर व करौली में रहा। करौली के विजयपाल ने 1040 ईस्वी में विजय मंदिर गढ़ बनवाया व तहणपाल ने तवनगढ़ का निर्माण करवाया। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद कुछ यादव बयाना से निकलकर तिजारा व अलवर के आसपास बस गए। नेक्स्ट है चावड़ा वंश। राजस्थान में चावड़ों का राज्य भीलमाल में रहा। 914 ईस्वी के धरणी वराह के दानपत्र में चावड़ों की उत्पत्ति भगवान शंकर के चाप धनुष से बताई गई। कुछ इतिहासकार इन्हें परमारों की शाखा तो कुछ गुजरों की शाखा मानते हैं। कर्नल टॉड ने चावड़ों को सीथियन माना है। चीनी यात्री हेंसाग ने 641 ईस्वी में अपनी भीलमाल यात्रा के दौरान यहाँ के तत्कालीन शासक को क्षत्रिय बताते हुए भीलमाल को गुर्जर राज्य की राजधानी बताया और उस समय भीलमाल पर चावड़ों का शासन था। चावड़ों का क्रमबद्ध इतिहास जानने के लिए पर्याप्त स्रोत सामग्री का अभाव है। 739 ईस्वी के कलचुरी दानपत्र में भीलमाल पर अरब आक्रमण का उल्लेख है। अरबों के आक्रमण से कमज़ोर हुई चावड़ों की शक्ति का फ़ायदा उठाकर प्रतिहारों ने भीलमाल पर अधिकार कर लिया। योध्या वंश अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि ने योध्या के जांगल देश बीकानेर चुरू व श्रीगंगानगर में निवास का उल्लेख किया। योध्या गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली से शासित थे। राजस्थान के उत्तर पूर्व और उत्तरी भाग में इनका प्रारंभिक अधिवासन ज्ञात होता है। विजयगढ़ के किले से प्राप्त एक खंडित लेख में योद्धियों का उल्लेख है। नेक्स्ट है नागवंश। राजस्थान में नागवंश का शासन अहिछत्रपुर नागौर के आसपास केंद्रित था। 791 ईस्वी के शेरगढ़ कोटा शिलालेख में 4 नागवंशी शासकों बिंदु नाग, पदम नाग, सर्वनाग व देवदत्त के नाम मिलते हैं। इस लेख के अनुसार सामंत देवदत्त के कोशवर्धन पर्वत के पूर्व में एक बौद्ध चैत्य का निर्माण करवाया। बयाना व उसके आसपास के क्षेत्रों पर बरीक वंश ने शासन किया। तो ये चैप्टर आज यहाँ कंप्लीट होता है। धन्यवाद।